अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों का टॉपिक है 11.3। टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। हमें ये पता है कि साउंड भी ट्रैवल करती है इन फॉर्म ऑफ वेव्स, तो साउंड भी वही तमाम फिनोमेनास को फॉलो करती है जो एक आम वेव फॉलो करती है। एक आम वेव में रिफ्लेक्शन भी होती है, इसी तरह से जो हमारी साउंड होगी वो भी रिफ्लेक्शन का फिनोमेना परफॉर्म करेगी। रिफ्लेक्शन को इसने इस ब्लू कलर के बॉक्स में किस तरह डिफ़ाइन किया, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। When sound is incident on a surface, इंसिडेंट मतलब बिल्कुल सीधा जाकर एक सरफेस पे टकराएगी। When sound is incident on a surface, किसी भी सरफेस के ऊपर बिल्कुल सीधा आकर टकराती है ऑफ आ मीडियम, किसी एक मीडियम की, इट बाउंसेस बैक, ये वापस की तरफ मुड़ जाती है इनटू द फर्स्ट मीडियम, पहले वाले ही मीडियम में जहाँ से मतलब वो आ रही होती है वहीं पर टर्न हो जाती है। द फिनोमेन इज़ कॉल्ड इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो इसको हम इको या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी कहते हैं। इको हम लोग गूंज को भी कहते हैं। अक्सर आपने ये देखा होगा कि किसी खाली कमरे में जब हम लोग बोलते हैं तो हमारी आवाज़ हमें वापस दोबारा सुनाई देती है। इस फिनोमेना को हम इको या रिफ्लेक्शन कहते हैं। नीचे इसके जो गर्ल्स पैराग्राफ गिवन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इसकी अंडरस्टैंडिंग भी आपने करनी है। ये जैसे मैंने मार्क किया हुआ है, आप लोग बिल्कुल इसी तरह से इस पैराग्राफ को मार्क करेंगी। ये पैराग्राफ शॉर्ट आंसर के लिए और समटाइम्स एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको काइंडली आप समझ लें। द सेंसेशन ऑफ द साउंड persists in our brain for about 0.1 सेकेंड। एक्चुअली जो हमारा ब्रेन जब सुनता है, हमारा कान किसी आवाज़ को, और जो ब्रेन जो है जब उसका रिस्पॉन्ड करता है तो तकरीबन उसे 0.1 सेकेंड लगते हैं। ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान से याद रखनी है कि हमारा 0.1 सेकेंड में ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्ड करता है आवाज़ को जब हमारे कानों में आवाज़ सुनाई देती है। उसके बाद टू हेयर अ क्लियर इको, एक बहुत क्लियर किस्म की गूंज यानी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जब हमें सुनाई दे, उसके लिए क्या है, द टाइम इंटरवल बिटवीन आवर साउंड एंड द रिफ्लेक्शन साउंड मस्ट बी एटलीस्ट 0.1 सेकेंड। जब हमने बात की, हमने बोला, तो हमारा बोलने से आवाज़ के टकरा के वापस आ जाने तक का जो टाइम होगा उसे कम अज़ कम 0.1 सेकेंड होना चाहिए। इफ़ वी कंसिडर स्पीड ऑफ द साउंड टू बी 340 मीटर पर सेकेंड, आम तौर पर हवा में हम ये कंसिडर करते हैं कि जो साउंड की स्पीड है वो 340 मीटर पर सेकेंड होती है एट अ नॉर्मल टेम्परेचर इन एयर। वी विल हेयर द एको आफ्टर 0.1 सेकेंड्स, तो हमें अपनी आवाज़ जो है वो 0.1 सेकेंड में वापस सुनाई दे देगी। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन to the reflecting surface and back should be at least 340 मीटर पर सेकेंड इंटू 0.1 सेकेंड इज़ इक्वल टू 34 मीटर्स। ये जो चीज़ है ना, ये यहाँ पर उसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे इसने फार्मूला अप्लाई किया। हमें याद था कि हमारा फार्मूला होता है, स्पीड का फार्मूला होता है v इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और v मल्टीप्लाइड बाय t जो है दैट वुड बी इक्वल टू डिस्टेंस। ये फार्मूला इस लाइन में अप्लाई हुआ है जो मैंने अभी आपको ये लाइन पढ़ के दिखाई है। अब इस लाइन में बेसिकली इसने वो डिस्टेंस कैलकुलेट किया है कि अगर 0.1 सेकेंड में हमें, और आवाज़ की स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड हो, और 0.1 सेकेंड में हमें अपनी आवाज़ वापस सुनाई दे, तो वो कितने डिस्टेंस से ट्रैवल करके आएगी, वो 34 मीटर से ट्रैवल करती हुई आएगी। तो यहाँ पर बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। दस उसके आगे देखें, दस फॉर हेयरिंग, सुनने के लिए डिस्टेंट इकोस, दूर से आती हुई इकोस, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टैकल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द साउंड मस्ट बी हाफ ऑफ द डिस्टेंस दैट इज़ 17 मीटर। अब मैं आपको इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। 17 मीटर्स प्लस 17 मीटर 34। अब उसने कहा कि अगर आप लोग ये चाहते हैं कि 0.1 सेकेंड में हमें अपनी आवाज़ वापस सुनाई दे, तो आपने जहाँ से आवाज़ प्रोड्यूस करनी है वहाँ से उस जगह का डिस्टेंस 17 मीटर होना चाहिए जिस जगह पे जाके आपकी आवाज़ ने टकराना है। और ये हमारे पास टोटल 34 किस तरह से आएगी, ये देखें। अगर मैं कहती हूँ कि ये वो चीज़ है जिसके ऊपर जाकर हमारी साउंड ने टकराना है, ठीक है, यहाँ ये वो पॉइंट है जहाँ से हमने आवाज़ जनरेट की, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होना चाहिए 17 मीटर,
ताकि जब ये टकरा कर वापस आए तो अगेन ये 17 मीटर ट्रैवल करे, और ये दोनों 17 + 17 मीटर जो है मिलकर बना देंगे 34 मीटर्स। बेसिकली यहाँ पे ये हुआ है। होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी। इसके बाद अगले वाला जो टॉपिक है ये भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हमारी कुछ लाइंस यहाँ पर अंडरलाइन दी गई हैं, और इस टॉपिक का नाम है स्पीड ऑफ द साउंड। साउंड डेफिनेटली ट्रैवल करती है तो उसकी कोई ना कोई स्पीड तो होती होगी। तो स्पीड ऑफ द साउंड के बारे में यहाँ पर हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसने बात क्या की हुई है। अच्छा, सबसे साथ ही ये बताती जाऊँ कि ये जो टेबल गिवन है ना, यहाँ पे आपको डिफरेंट स्पीड ऑफ द साउंड्स गिवन है कि एयर में इतनी होती है, वाटर में इतनी होती है। लाइक ये सारी चूँकि MCQs में आती हैं तो आपने ये जो है ये ज़ुबानी याद करनी है। ये अब आपका ही सर दर्द है कि आपने इस टेबल को किस तरह से लेकर चलना है। पढ़ते हैं इस पैराग्राफ को। साउंड वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाय एनी मीडियम। साउंड वेव्स जो हैं वो किसी भी मीडियम के थ्रू एक से दूसरी जगह ट्रांसमिट की जाती हैं। लेकिन अगर मीडियम ना हो तो फिर साउंड एक से दूसरी जगह प्रोपागेट नहीं करती, क्योंकि साउंड जो है उसे हमेशा एक से दूसरी जगह पहुंचने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है। मीडियम कोई भी हो सकता है, हवा भी हो सकती है, पानी, वट। तो साउंड वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाय एनी मीडियम कंटेनिंग पार्टिकल्स विच कैन वाइब्रेट। साउंड वेव्स किसी भी उस मीडियम के थ्रू एक से दूसरी जगह प्रोपागेट कर सकती हैं जो पार्टिकल्स रखता हो, और वो पार्टिकल्स वाइब्रेट हो सकते हो। ठीक है। दे कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम मतलब जहाँ पे कोई किसी किस्म का मीडियम ना हो, ना कोई हवा हो, ना पानी हो, कुछ भी ना हो, वहाँ पे साउंड वेव नहीं पास कर सकती। However, ताहम द नेचर ऑफ द मीडियम will affect the speed of the sound waves। अब उसने कहा कि अब वो मीडियम जो हमने इस्तेमाल किया है, चाहे वो हवा है, चाहे वो पानी है, वो कोई सॉलिड है, वो कोई मतलब जो भी है, हर किसी मीडियम में जो साउंड के चलने की स्पीड होगी वो डिफरेंट होगी। इन जनरल आम तौर पे द स्पीड ऑफ द साउंड इन लिक्विड्स इज़ 5 times दैन इन गैसेस। लिक्विड में जो साउंड के चलने की स्पीड होती है वो गैसेस में से चलने के 5 गुना ज़्यादा होती है। मतलब लिक्विड में 5 times ज़्यादा तेज़ी से आवाज़ ट्रैवल करती है दैन इन गैसेस। ठीक है। द स्पीड ऑफ द साउंड इन द सॉलिड इज़ अबाउट 15 times दैन इज गैसेस। और सॉलिड में जो साउंड के ट्रैवल करने की स्पीड होती है वो गैसेस की निस्बत 15 times ज़्यादा होती है। इसकी एग्जांपल मैं ये बता दूंगी कि हवा में जिस स्पीड के साथ साउंड ट्रैवल करती है उससे 5 times ज़्यादा स्पीड के साथ किसी पानी में ट्रैवल करेगी, और हवा में जिस स्पीड के साथ साउंड ट्रैवल करती है उससे 15 times ज़्यादा तेज़ी से वो किसी लकड़ी वगैरह के थ्रू या किसी भी सॉलिड चीज़ के थ्रू ट्रैवल कर सकती है। अब इसका क्या वजह है? क्योंकि जो लिक्विड होते हैं उसमें पार्टिकल ज़रा क्लोज़र होते हैं इस वजह से, और जो सॉलिड होती है उसमें तो पार्टिकल और भी ज़्यादा क्लोज़र होते हैं, ये रीज़न होती है। ये जो लाइंस यहाँ लिखी हुई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए, तो प्लीज़ ये लाइंस आपने भूलनी नहीं है कि लिक्विड में जो है 5 times ज़्यादा होती है और जो सॉलिड है उसमें 15 times ज़्यादा होती है दैन गैस। ठीक है जी, ये लाइंस प्लीज़ ऐसे ही अंडरलाइन कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बताया द स्पीड ऑफ द साउंड द स्पीड ऑफ द साउंड इन अ एयर अफेक्टेड बाय चेंजेस इन सम फिज़िकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। उसने यहाँ पे ये भी बता दिया है कि एयर में भी स्पीड ऑफ द साउंड डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से चेंज होती जाएगी। जैसे अगर टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा तो आवाज़ की स्पीड भी कम ज़्यादा हो सकती है, ह्यूमिडिटी की वजह से भी कम ज़्यादा हो सकती है, और एयर प्रेशर की वजह से भी। उसके बाद नीचे उसने बताया द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज़ 343 मीटर पर सेकेंड एट रूम टेम्परेचर ऑफ प्रेशर। नॉर्मली आम तौर पर 21 डिग्री सेंटीग्रेड हम कंसिडर करते हैं हमारे रूम का। आम तौर पे जो स्पीड है ना हमारी साउंड की वो 343 होती है। उसके बाद गर्ल्स इसने नीचे बिल्कुल ये फार्मूला ड्राइव कर दिया कि हम लोग किस तरह से स्पीड ऑफ द साउंड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वही फार्मूला है जो हमने पिछले चैप्टर में वेव की स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए ड्राइव किया था। V इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। V स्टैंड्स फॉर दी speed, f was the frequency and lambda was the wavelength। उसके बाद हमने क्या करना है, नीचे एक हमारा
छोटी सी एग्जांपल गिवन है 11.2, इसको सॉल्व करना है। इसको समझ लेते हैं। 11.2 की स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम कि इसमें क्या लिखा है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव ऑफ स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड एंड वेवलेंथ 0.5 मीटर। गिवन डाटा में उसने हमें स्पीड ऑफ द साउंड यानी v जो है वो दे दिया है 340 मीटर पर सेकेंड और जो लैम्डा दे दिया है वो 0.5 मीटर है। हमने फाइंड करनी है इसकी फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो होगा v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा एंड f क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। f फाइंड करना है, v डिवाइडेड बाय लैम्डा करेंगे, हम यूँ लिखते हैं लैम्डा को, और वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसको काइंडली आप लोग खुद सॉल्व कर लें। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक और मैं साथ ही आपको बात समझा दूँ। पेज नंबर है हमारा 26 पेज नंबर पे ये फॉर योर इन्फॉर्मेशन डू यू नो दिया हुआ है। इसमें एलिफेंट्स के बारे में बताया कि एलिफेंट्स जो होते हैं ना उनके बहुत बड़े बड़े कान होते हैं। हम लोगों से तो बहुत ही बड़े कान होते हैं। हम लोगों को इतनी आहिस्ता आवाज़ में अगर कोई बात करे तो हमारे कान एबिलिटी नहीं रखते कि इतनी साउंड वेव्स को, हल्की सी साउंड वेव्स को कलेक्ट कर सके। लेकिन एलिफेंट्स जो है ना उनके कान बहुत बड़े होते हैं, इसलिए वो लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स को भी बहुत इजीली सुन सकते हैं। जब एलिफेंट्स आपस में बात करते हैं तो वो इतनी हल्की फ्रीक्वेंसी में बात करते हैं कि दूर खड़े हुए को भी सारी समझ आ जाती है ड्यू टू द ईयर्स। ये इसमें बताया, आप इसे काइंडली पढ़ लीजिएगा। एक और एग्ज़ाम्पल है जी हमारे अगले पेज पर। एग्ज़ाम्पल का नाम है एग्ज़ाम्पल 11.3। इसकी भी समझ लें काइंडली। फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज सीन 15 सेकेंड्स अर्लियर 1.5 सेकेंड्स अर्लियर। जो लाइटनिंग का फ्लैश है, जो आसमान पे जो बिजली चमकती है ना, असल में उस फ्लैश की बात कर रही है कि 1.5 सेकेंड पहले वो दिखाई दिया दैन थंडर। और जो थंडर की गर्ज की आवाज़ आई वो बाद में आई। पहले लाइट की आवाज़ आई, लाइट नज़र आई और बाद में थंडर की आवाज़ आई। ठीक है। हाउ फार अवे द क्लाउड, उसने कहा कि कैलकुलेट करके बताएं कि जो क्लाउड है वो कितना दूर था, जहाँ पे आपने सुना वहाँ से क्लाउड कितना दूर था। स्पीड ऑफ द साउंड उसने 332 मीटर पर सेकेंड दे दिया है। गिवन डाटा में टाइम हमें गिवन है 1.5 सेकेंड। स्पीड ऑफ द साउंड जो है वो हमें गिवन है 332 मीटर पर सेकेंड। फार्मूला कौन सा लगाएंगे? फार्मूला जो हमने पढ़ा था वो था वही वाला कि v इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है। और हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस इज़ इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये फार्मूला आ जाएगा। इसमें वैल्यूज़ आप पुट करेंगी तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा जी थोड़ा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे नॉइज़ पोल्यूशन के लिए। नॉइज़ क्या होती है और अच्छी साउंड क्या होती है। बेसिकली किस साउंड को हम कहते हैं कि वो नॉइज़ है और किस साउंड को हम लोग कहते हैं कि ये अच्छी साउंड है, उसे म्यूज़िकल साउंड कहते हैं। हर अच्छी आवाज़ को म्यूज़िकल साउंड कहते हैं, हर बुरी आवाज़ को हम लोग नॉइज़ कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन म्यूज़िकल साउंड एंड नॉइज़? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन म्यूज़िकल साउंड एंड नॉइज़? नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन की हुई हैं, ये अंडरलाइन थिंग्स जो हैं आपको बताएंगी कि म्यूज़िकल साउंड क्या होती है और नॉइज़ क्या होती है। ये वाली जो डेफिनेशन है इसको सबसे पहले देखते हैं। साउंड विच आर प्लेजेंट, जो साउंड्स खुशगवार होती हैं, किसके लिए? टू आवर ईयर्स, हमारे कानों के लिए। टू आवर ईयर्स, ठीक है। तो वो कौन सी साउंड होंगी? म्यूज़िकल होंगी। और दूसरी निचली वाली डेफिनेशन में उसने क्या बात की है? वो उसने नॉइज़ की बात की है यहाँ पे। साउंड विच हैज़ जैरिंग एंड अनप्लेजेंट, जो जैरिंग होता है कानों को बुरा लगने वाला, कानों को तकलीफ़ देने वाला, एंड अनप्लेजेंट और खुशगवार ना हो, जिसे सुन के हमें अच्छा ना लगे, ऑन आवर ईयर्स, हमारे कानों पर, इज़ कॉल्ड नॉइस, उसको हम नॉइस कहते हैं। नॉइस और म्यूज़िक का डिफरेंस ज़रूर लिखना है। ऐसे डब्बा बनाकर यूँ दरमियान में लाइन लगानी है। यहाँ पे आपने नॉइस लिखना है, यहाँ पे आपने म्यूज़िक लिखना है, दोनों की डेफिनेशंस लिख देनी है। ये इसका डिफरेंस हो जाएगा। ये करना है ध्यान से। उसके बाद नीचे वाला पैराग्राफ यहाँ से मैंने मार्क किया है। इस पैराग्राफ में उसने कुछ बातें की हैं कि नॉइज़ जो होती है वो चूँकि अच्छी नहीं होती, तो नॉइज़ की वजह से यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्क कीजिएगा काइंडली कि नॉइज़ की वजह से जो है वो डिजीज़ क्या क्या कॉज होती हैं। नॉइज़ हैज़ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। नॉइज़ जो है वो इंसान की हेल्थ पर गलत असरात मुरतब करते हैं। ठीक है।
क्या क्या होते हैं? इट कॉज ह्यूमन हेल्थ एज इट कैन कॉज कंडीशन सच एज हेयरिंग लॉस, मतलब बहुत ज़्यादा शोर हो तो कान कभी कभी सुनने की सलाहियत ही खो देते हैं। हेयरिंग लॉस, स्लीप डिस्टर्बेंस, शोर की वजह से सही तरह नींद नहीं आती। एग्रेशन, इससे हमें गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन फील होता है। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन से हमारा जो है वो ब्लड प्रेशर वगैरह हाई जो होता है उसको कहते हैं। हाई स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा सर जो है वो स्ट्रेस में रहता है, टेंशन में भी रहता है, ठीक है। नॉइस कैन ऑल्सो कॉज एक्सीडेंट्स बाय इंटरफेयरिंग विद कम्युनिकेशन एंड वार्निंग सिग्नल्स। समटाइम्स जो नॉइस होती है, शोर होता है, क्योंकि ये भी साउंड होती है, अब बहुत ज़्यादा ये शोर की साउंड होती है, फ्रीक्वेंसी भी चूँकि इसकी ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से अक्सर डिस्टॉर्शन कॉज हो जाती है। इवन हम लोग मोबाइल्स पे भी समटाइम्स बात कर रहे हो तो डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से अक्सर जो वायरलेस कम्युनिकेशन होती है उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कम्युनिकेट कर रहा है जहाज़ के साथ टावर से बैठा हुआ और उसको आवाज़ नहीं जहाज़ को सही सुनाई दे रही, उसने टावर ने कुछ और बताया है और जहाज़ को कुछ और सुनाई दिया या सुनाई ही नहीं दिया या डिस्टॉर्शन आ गई, जिसकी वजह से उस जहाज़ का एक्सीडेंट भी हो सकता है। उसके बाद जो नीचे वाला हमारा पैराग्राफ है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसको, ये चीज़ें सिर्फ पढ़ने वाली हैं, इसको इतना पैनिक नहीं लेना कि अब ये भी याद करना है, ये भी याद करना है, ये अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें हैं। तो निचले पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं क्या बात की हुई है। ये जो आज का सारा हमने पढ़ा है ना, इसको हमने अंडरस्टैंडिंग में बेस्ट लेना है, रट्टेबाजी में बेस्ट नहीं लेना। देखते हैं, सेफ़ लेवल ऑफ नॉइस डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स हैं जिस पे नॉइस का सेफ़ होना हमारे लिए जो है वो किन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। द लेवल, वॉल्यूम ऑफ द नॉइस, वॉल्यूम का लेवल कितना ज़्यादा ऊंचा होना शोर का, ठीक है। एंड द पीरियड ऑफ एक्सपोजर टू द नॉइस, और किस वक्त हमें वो आवाज़ सुनाई दे, वो भी हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। समटाइम्स ज़ोरदार धमाके की आवाज़ अगर दिन हो तो इतनी सही सुनाई नहीं देती, लेकिन अगर वो रात को सुनाई दे तो वो तो बेतहाशा खौफ व हरास कॉज कर देती है, और रात को उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा आता है, डे में इतना ज़्यादा उसका वॉल्यूम नहीं होता। तो नॉइस जो है वो हर दफ़ा सेफ़ नहीं होती निकालना, नॉइस जो है वो कभी कभी सेफ़ होती है। तो ये 2 फैक्टर्स उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। द लेवल ऑफ नॉइस रिकमेंडेड इन मोस्ट कंट्रीज़, जो यूजुअली नॉइस का लेवल है वो कि अक्सर कंट्रीज़ में ये भी होता है ना कि जो चीज़ें या जो फैक्ट्रीज़ या कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर प्रोड्यूस होना हो, तो उनको अलाउ नहीं होता कि वो पब्लिक प्लेस पर ऑपरेट करें, या तो उन्हें पब्लिक प्लेस से बहुत दूर लेकर जाया जाता है या फिर उनको ऑपरेट ही होने नहीं दिया जाता। तो ज़्यादातर कंट्रीज़ में जो नॉइस का लेवल है वो 85 से 90 डेसिबल्स तक है। क्या है लेवल? 85 से 90 डेसिबल्स तक इसका लेवल होता है नॉइस का। ये लिखा हुआ है आपके पास 85 से 90 डेसिबल्स, ये याद रखिएगा। नॉइस सेफ्टी लेवल जो है ये है, ओके। उसके बाद आगे देख लेते हैं, ओवर एंड 8 आवर वर्क डे, और 8 घंटे तक हम इस किस्म की आवाज़ जनरेट कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। नॉइस पोल्यूशन कैन be reduced to acceptable level by replacing the noisy machinery with environment friendly machinery and equipments। उसने कहा कि चूँकि इस किस्म की आवाज़ को हम नॉइस पोल्यूशन कहते हैं, तो हम नॉइस पोल्यूशन को कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स यूज़, इन्वायरमेंट फ्रेंडली इसलिए कि ऐसे इक्विपमेंट्स, ऐसी मशीनरी यूज़ कर सकते हैं जो कि ज़्यादा शोर जो है वो ना कॉज़ करे। जैसे जब हमारी गाड़ियाँ चलती हैं, बहुत सी ज़ोरदार किस्म की चीज़ें चलती हैं, तो यूजुअली उनके साथ साइलेंसर्स लगा दिए जाते हैं। साइलेंसर को क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो साइलेंस क्रिएट कर देते हैं, बहुत से शोर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके साइलेंस कर देते हैं। तो ये चीज़ें हम इस्तेमाल करके जो है शोर को कम कर देना चाहिए। तो ये था हमारा सारा का सारा आज का लेक्चर, इसे ध्यान से पढ़ लें।